हेलो फ्रेंड, आज हम 12th के केमिस्ट्री विषय का सिलेबस को लेके आए हुए हैं। ये जो सिलेबस है ये हमारे बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से हम बनाए हुए हैं, अर्थात हमारे बिहार बोर्ड में किस तरीके से केमिस्ट्री के किस पार्ट से कितना नंबर का पूछा जाता है और उसके उस पार्ट में किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है, इस पे हम आज बात करेंगे। और आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि जो चैप्टर हम थोड़ा अंडरलाइन करेंगे आप उसको ध्यान रखिएगा, अर्थात अपना भी नोटबुक में आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम चैप्टर को अंडरलाइन करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे, जो कि बिहार बोर्ड में उससे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड करते रहते हैं एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। आप केमिस्ट्री तो जरूर करते हैं, ये केमिस्ट्री जिसको कि हिंदी में बोला जाता है रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। इसका प्रथम पार्ट जो है वो जो है क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक रसायन। क्या इसका प्रथम पार्ट है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक रसायन। इसका दूसरा पार्ट जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है अकार्बनिक रसायन। इसका लास्ट पार्ट अर्थात तीसरा पार्ट जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है कार्बनिक रसायन। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री का 3 पार्ट है। पहला पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अर्थात भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। अपन अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका प्रथम पार्ट जो है वो है सॉलिड स्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं ठोस अवस्था। अब यहाँ पे ठोस अवस्था क्या बात कीजिएगा, आपको पता है पदार्थ कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना। पहला नंबर ठोस पदार्थ, दूसरा नंबर द्रव पदार्थ, तीसरा नंबर क्या है वो है गैसीय पदार्थ, अर्थात सॉलिड लिक्विड गैस। तो यहाँ पे हम लिक्विड और गैस के बारे में ना पढ़कर यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस पदार्थ के बारे में, अर्थात सॉलिड पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, हमको लगता है आपको ये समझ में आ गया हो। और दूसरा जो इसका अध्याय है वो है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है विलयन। सॉल्यूशन जानते हैं आप, बहुत अच्छे से जानते हैं। सॉल्यूशन विलयन करने का सेंस हुआ, आप शरबत बनाए हैं कभी कीजिए, फास्टिंग किए होंगे ना, तो शरबत में क्या होता है कि पानी और चीनी मिलाते हैं ना, तो पानी चीनी मिलाए तो वो एक शरबत बन गया ना, तो उसको पीते हैं ना, तो वो एक प्रकार का सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। तो उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वो किस चैप्टर के बारे में, किस चैप्टर में करेंगे, तो वो सॉल्यूशन में करेंगे। फिर इसका तीसरा जो चैप्टर है वो है केमिकल किनेटिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है रासायनिक गतिकी। अर्थात इस चैप्टर में यह हम पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो कितना फास्ट से होता है या कितना स्लो होता है। रिएक्शन बोले तो अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया। तो उसके बारे में हम बात करेंगे केमिकल किनेटिक्स में। फिर उसके बाद आएंगे हम किस पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन। इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कोई भी गैल्वेनिक सेल क्या है गैल्वेनिक का सेल क्या है, और प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है। यानी यहाँ पे सेल कहने का सेंस है कि बैटरी जानते हैं ना, पिल्सनियम बैटरी तो आप जरूर पे करते होंगे। आखिर पिल्सनियम बैटरी क्या है, कैसे बनता है, उसका क्या काम है, क्यों उसको कीजिए 1 सप्ताह के बाद उठा के वो खराब हो जाता है तो बोलता है कि खत्म हो गलो, कि कीजिए ये खत्म हो गलो रे, गल्लो बैटरी गल्लो, तो उसको फेंक देते हैं ना। क्यों फेंक देते हैं, उसी के बारे में हम कहाँ अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
फिर बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री, जिसे क्या कहते हैं पृष्ठ रसायन। इसी में हम कोलॉइड विलयन के बारे में, कैटलिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आप कैटलिस्ट उत्प्रेरक का नाम सुने होंगे कि बहुत सुनने में आया होगा कि कोई भी अभिक्रिया है, अगर कोई कैटलिस्ट है, कोई कैटलिस्ट क्या काम करता है, ये तो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, ये तो अभिक्रिया के दर को घटा देता है। ये काम होता है कैटलिस्ट का। तो यानी कि ये सारे चीज के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो कहाँ पे अध्ययन करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में। अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री के ये जो पांचों पार्ट है इसको समझाने का प्रयास किए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसका जो फिजिकल पार्ट है अर्थात भौतिक रसायन जो है वो कितने वर्गों में बटा गया, 5 वर्गों में। पहला क्या है, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ना है। दूसरा क्या है, सोल्यूशन, वही सरबत वाला सिस्टम, यानी कि सोल्यूशन यानी विलयन को हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, केमिकल किनेटिक्स, कोई भी जो अभिक्रिया वो कितना वेग से कितना फास्ट चल रहा है, ये तो वो कितना स्लो हो रहा है, अभिक्रिया के दर के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो चौथा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो फुलसनिया बैटरी के बारे में बताएं, वो कैसे क्यों फेंक देते हैं 10 दिन के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री, यानी किसी भी रिएक्शन को कोई बढ़ा देता है, कोई जो घटा देता है, अर्थात उत्प्रेरक का काम जो करता है ना, जिसको कैटलिस्ट कहते हैं, उसी सब चीज के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री का इतना पार्ट था। फिर आते हैं हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात अकार्बनिक रसायन, जिसको कि 4 वर्गों में बांटा गया, अर्थात कह सकते हैं कि 4 वो इसका अध्याय है। पहला नंबर वो क्या है, मेटलर्जी, जिसको कि हम जनरल प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, इसको धातु कर्म बोला जाता है। इसका दूसरा जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे देखिए एक बात, ये धातु कर्म मेटलर्जी है ना, इसमें ये हम जानते हैं कि जैसे कि आप लोग सोना चांदी जानते हैं ना, तो सोना चांदी कैसे कीजिए उसको निकाला जाता है, फिर उसका कैसे सांद्रण किया जाता है, उसी की चीज के बारे में हम अध्ययन करते हैं मेटलर्जी के बारे में। यानी कि मेटलर्जी में उसी सब चीज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि जिसको बोलते हैं उपसंयोजक यौगिक, इसमें बहुत ही जटिल यौगिक होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके नोमेनक्लेचर मेन होता है, इसके नोमेनक्लेचर नेमिंग जो होता है उपसंयोजक यौगिक का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसका मेन टॉपिक है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं पी ब्लॉक। हम अगर आपको बोले कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 4 चैप्टर है, इस चारों चैप्टर में आपको क्या पढ़ना, तो सबसे पहले हम यह बोलेंगे कि आप पी ब्लॉक पढ़ो। क्या करो, पी ब्लॉक पढ़ो। यह जो पी ब्लॉक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसके लिए, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्यों है ये बात हम आगे आपको बताएंगे, जब हर एक चैप्टर के बारे में बताएंगे इसमें इतने नंबर का पूछा जाएगा, तब उस समय इस बात को हम जिक्र करेंगे। ठीक है, फिर इसका जो लास्ट अध्याय है वो है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक, ऐसे पीरियोडिक टेबल आपको पता होगा, उसमें उसका 4 ब्लॉक होता है। पहला SPDF, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यहाँ पे हम मूल रूप से पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे, क्योंकि एस ब्लॉक जो है वो 11th में है, तो 11th में ही आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये आपसे हम आशा करते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये तुम्हारा भाई आपको एस ब्लॉक भी पढ़ाएगा, तभी आएंगे हम किस पे, पी ब्लॉक पे, फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर अब हमको लगता है कि आपको और कार्बनिक रसायन अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका कितना पार्ट बताया, 4 पार्ट। पहला नंबर मेटलर्जी, दूसरा नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीसरा नंबर पी ब्लॉक, चौथा नंबर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। फिर अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जिसको बोला जाता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन अर्थात केमिस्ट्री का वैसा शाखा है जिसमें कि कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं।
ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका जो मेन पहला पार्ट है वो है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, ठीक है। इसको हिंदी में इसलिए नहीं लिखे, इसका नाम भी इंग्लिश में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फिर उसके बाद है एमीन्स। फिर उसके बाद है पॉलीमर, जिसको बहुलक कहते हैं। इसको आप अच्छे जानते हैं। आप देखें ट्रैक्टर का पहिया, वो जो रहता है टायर बना रहता है मोटा मोटा, वो कैसे बना रहता है, किसका बना होता है, अर्थात वो क्या है, वो एक प्रकार का पॉलीमर है, ठीक है। उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सिर्फ टायर के बारे में ही नहीं अध्ययन करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि डस्टबिन जानते हैं ना, डस्टबिन हो गया, पानी का पाइप होता है वो हो गया, ये बहुत प्रकार के पॉलीमर के बारे में हम बात करेंगे। ये सारे चीज जो आपको नजर में आ रहा है ये सभी क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम कहाँ पे, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, जिसमें कि जीव विज्ञान से थोड़े ये रिलेटेड हो रहेंगे, जिसमें कि डीएनए आरएनए आप पढ़े होंगे, और इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। फिर वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अर्थात दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन अर्थात हमारे जीवन में रसायन शास्त्र का क्या योगदान है, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन में, ठीक है। हम आशा करते हैं कि हम सारे पाठ को हम समझाने का कोशिश किए, और अब हम आपको इसके हर एक पार्ट के बारे में यह बताना जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड में कितना नंबर का किस पार्ट से और किस चैप्टर से पूछा जाता है। तो देखिए पहला नंबर, ये केमिस्ट्री जो है, ये केमिस्ट्री का मूल रूप से 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें कि 30 मार्क जो यानी कि 30 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल, भी अपना प्रैक्टिकल समझिएगा, ठीक है। फिर ये जो 30 मार्क्स का क्या, 30 नंबर का क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल हुआ। फिर उसके बाद ये 70 नंबर बच जाता है, ये 70 नंबर थियोरेटिकल होता है। इसी 70 नंबर के लिए हमको ये सारे सिलेबस को पढ़ना है। क्या करना है, ये सारे सिलेबस को पढ़ना है, जिसमें कि 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, और 35 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अर्थात ऑब्जेक्टिव अच्छे से लिख देते हैं, बात समझ में आया। ऑब्जेक्टिव बोले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये क्या है सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव जो कि लिखना पड़ता है, वो कितना नंबर का रहेगा, 35 नंबर का। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, अर्थात थियोरेटिकल कुल कितना हो गया 70 नंबर, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, यानी 70 नंबर के लिए ये सारी चीज हमको पढ़ना है। अब बात करते हैं 70 नंबर इस अर्थात ये तीनों पार्ट में से किस पार्ट में कितना नंबर का पूछा जाता है। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है इससे 23 नंबर का पूछा जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री से कितना नंबर का, 23 नंबर का, ठीक है। ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इससे 19 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर, 19 नंबर, ये 23 नंबर, ये 19 नंबर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इससे पूछा जाता है वो 28 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो 23 नंबर पूछा जाता है ये किस किस चैप्टर से कितना कितना पूछा जाता है। तो देखिए ये जो पहला है सॉलिड स्टेट, क्या है, ये जो पहला सॉलिड स्टेट है इससे 4 नंबर का पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है, 4 नंबर का। ये सॉल्यूशन जो है ये 5 नंबर का पूछा जाता है। ये केमिकल काइनेटिक्स जो है ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। फिर आप बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। फिर आप बात कीजिएगा सरफेस केमिस्ट्री का, ये भी कितना नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। आप जोड़िए, देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 4,
24, सॉरी इसमें जो सरफेस केमिस्ट्री है ये 4 ही नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 4 ही नंबर का पूछा जाता है। यानी कुल कितना हो गया? 23 हो गया ना। फिर अब बात करते हैं हम किस पे? इनऑर्गेनिक पे। किस पे का बात करते हैं? इनऑर्गेनिक पे। अब हम बात करते हैं अकार्बनिक रसायन, जो कि 19 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 19 नंबर जो में से ये जो मेटलर्जी है इससे 3 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 3 नंबर का। फिर उसके बाद जो ये उपसंयोजिक यौगिक है ये भी 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, फिर ये जो पी ब्लॉक है ये एग्जाम में 8 नंबर का के लिए पूछा जाता है। आपको हम बोले थे ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है? आपको नजर में आ रहा है ना, क्योंकि इसी चैप्टर से 8 नंबर पूछा जा रहा है। 8 नंबर, ठीक है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर हम बोले कि केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, वो क्या है? पी ब्लॉक है। किस दृष्टिकोण से? बिहार बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, फिर ये जो है पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक ये पूछा जाता है 5 नंबर के लिए। इस तरह से ये कुल मिला के 19 नंबर। फिर बात करते हैं हम कार्बनिक यौगिक पे। ये 28 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन जो है इससे पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। फिर ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इससे जो पूछा जाता है वो 6 मार्क्स के लिए। अर्थात ये दूसरा चैप्टर सबसे बड़ा है जहां से कि 6 नंबर का पूछा जाता है और यहाँ से 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर इससे भी पूछा जाता है 4 नंबर का। ठीक है, फिर बात करते हैं एमीन, इससे भी पूछा जाता है 4 मार्क्स का। ठीक है, फिर बात हम करते हैं पॉलीमर, इससे पूछा जाता है 3 मार्क्स का। फिर हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, इससे पूछा जाता है 4 नंबर का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं केमिकल यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अर्थात दैनिक जीवन में रसायन, ये पूछा जाता है 3 नंबर का। अर्थात 4 3 7 3 10 4 14 4 18 6 18 6 22 22 4 सॉरी फिर से जोड़िएगा। ये देखिए 4 3 7 7 3 10 10 4 10 साल कितना हुआ? 14 14 14 4 18 18 और 6 24 24 4 28 सॉरी कितना हुआ? 28 हुआ। कुल मिला के ये 28 हो गया ना। आपको समझ में आया? ये है हमारा सिलेबस और हमारे बिहार बोर्ड में इस तरह से इस चैप्टर से इतना नंबर का पूछा जाता है। इस इतना नंबर से पूछते हैं। और समझ में आया? ठीक है, अब हम इतना ही इस तरीके से हम आपको ये पूरे सिलेबस को समझाने का प्रयास किए। हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा और हम आपको यह भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये जितना भी कोर्सेस है केमिस्ट्री का, ये हम आपने इस एप्लीकेशन पे आपको निःशुल्क अर्थात फ्री में ये पूरा कोर्स जो है ये प्रोवाइड करेंगे और हम इसका जितना भी चैप्टर वाइज हम बताते हुए जाएंगे। आप सिर्फ हमें कम से कम 1 महीना के लिए मौका जरूर दीजिएगा। पहले इस भाई का भी थोड़ा देख लीजिएगा कि अगर हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कहा जाता है ना, अगर हम इस दृष्टिकोण से आपको पढ़ाएंगे, अगर आपको याद नहीं रहा तो हम आपको ये बोलेंगे आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे जो आपके मन में होगा आप हम पे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करके निकल सकते हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आपको 1 महीना अगर आप मेरे को टाइम दीजिएगा तो हम पूरी सिलेबस अर्थात एक चैप्टर को जैसे हम पढ़ाएंगे ना वो आपके ठोर पे रहेगा, ठोर पे सभी याद रहेगा।
सिर्फ हम कॉपी में या नोटबुक नहीं बनवाएंगे, हम आपके दिमाग में घुस कर दिमाग में उसमें बैठाने का कोशिश करेंगे। बात समझे? बोला जाता है ना, अगर दस्तावेज में कोई चीज लिखा है तो वो दस्तावेज में पड़ा रहता है। बोला जाता है जो दस्तावेज में लिखा हुआ रहता है वो दस्तावेज में पड़ा रह जाता है, लेकिन जो माइंड में लिखा रहता है ना वो सीधा जाके एग्जाम हॉल में काम देता है, एग्जाम हॉल में काम देता है। अतः हम इस सारे सिलेबस को समझाने का हम प्रयास किए। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट।